चैप्टर 93 हैरानी जलन जैकी की बच्चों वाली हरकतें न्यूज़। वहीं दूसरी तरफ मेरा मेंशन में अभी भी खुशी भरा माहौल था। सब बातें कर रहे थे। सबकी जिद करने के पर रविकांत जी भी मान गए थे और उन्होंने बोल दिया था शाम को ईशानी की केक कटिंग और सेलिब्रेट भी यहीं होगी। और इस बात से ईशानी बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। इस वक्त अपने दादाजी को मन रखने के लिए वो मान गई थी। बाकी चारों फैमिली भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी इस बात से, क्योंकि ये लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर ईशानी की दादाजी रविकांत जी की बातों का तो टाल नहीं सकते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी वे मान गए। वहीं इस बात से प्रिया सबसे ज़्यादा नाराज़ और परेशान थी। वे नहीं चाहती थी कि ईशानी की केक कटिंग सेलिब्रेशन भी यहीं हो। पहले से ही ईशानी ने खुद पर सारा अटेंशन ग्रैब कर रखा है और अगर आज ईशानी की पार्टी भी यहीं होगी तो सबका अटेंशन फिर से ईशानी के ऊपर चला जाएगा और ये भी हो सकता है कि उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वे बर्बाद हो जाएगी। उसकी जो दुनिया के सामने इकलौती राजकुमारी वाली इमेज है वे भी चली जाएगी। तब तो वे किसी भी अमीर लड़के का अटेंशन खुद पर नहीं ला पाएगी। वे सबके बीच मजाक उड़ाने वाली नकली राजकुमारी बनकर रह जाएगी। प्रिया ने अपनी मासूम और उदासी भरी आंखों से अपने मॉम डैड और भाइयों की तरफ देखा। वे चाहती थी कि उसके मॉम डैड और भाई दादाजी का मन कर दे यहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए, पर उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि ईशानी की बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम है। उल्टा वे तो खुश लग रहे थे ये बात सुनकर। अपने पेरेंट्स और भाइयों को खुद को होते हुए देखकर प्रिया अपने गुस्से पर काबू ना कर पाई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली। नंदिनी अपने दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी आपने इस बार कौन सा यूनिक गिफ्ट तैयार किया है ईशू के लिए? उनकी बात सुनकर विशंबर जी कुछ कहते उससे पहले देवेंद्र जी विशंबर जी को ताना मारते हुए बोले, इस बूढ़े ने जरूर कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया होगा मेरी प्यारी पोती के लिए। देवेंद्र जी की बात सुनकर विशंबर जी चिढ़ गए और जैसे ही कुछ कहने वाले थे उससे पहले देवेंद्र जी विशंबर जी के चिढ़े हुए अंदाज को देखकर खुश हो रहे थे। वे तुरंत अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लाकर बोले, अब ये मत कहना तुमने सच में इशू के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। उनकी ये बात सुनकर तो विशंबर जी और भी चिढ़ गए और उन दोनों की ऐसे बच्चों वाली झगड़ा देखकर बाकी सब एंजॉय कर रहे थे। तभी विशंबर जी गुस्से में बोले, वे मेरी पोती के लिए सरप्राइज गिफ्ट है, मैं तुझे क्यों बताऊं? फिर देवेंद्र जी को चिढ़ाने वाली नजरों से देखते हुए बोले, वे तो तुम ही हो जो शायद गिफ्ट देना भूल जाता है। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी का मुंह बन गया और वे मुंह बनाते हुए बोले, किसने कहा कि मैं भूल जाता हूँ? मैंने बहुत सारा सोच रखा है। मैंने एक जेट या फिर प्राइवेट कैसल के बारे में सोचा है, पर जो मेरी इशू को पसंद आएगी मैं उसे वही गिफ्ट करूँगा। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। सुखी जी और आरती जी का तो हैरानी से कोई ठिकाना ही नहीं था। जेट या कैसल ये सब तो वे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पर देवेंद्र जी ये ईशानी के गिफ्ट करना चाहते। पक्का ईशानी के लिए उनके दिल में एक स्पेशल जगह होगी। वहीं चारों भाई भी हैरान थे। प्राइवेट जेट तो उनके पास भी नहीं था, वे भी पर्सनल। इस बार राजवंश फैमिली भी हैरान थी कि सच में ये लोग ईशानी को अपनी खुद की पोती ही मानते हैं, वरना कौन ऐसे करोड़ों का गिफ्ट देता है। सच में उनकी होने वाली डॉक्टर इन लॉ बहुत लोगों से सच में प्यार करते हैं। वहीं प्रिया को तो हैरानी और जलन दोनों ही हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने जेनेरियस क्यों हैं ईशानी के लिए। सिर्फ उसका बर्थडे ही तो है, इसमें इतने स्पेशल बात क्या है जो ये लोग ईशानी को करोड़ों का गिफ्ट देना चाहते हैं। वहीं ईशानी ने अपना सिर पकड़ लिया था। सच में उसके दोनों दादाजी हमेशा बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। उसे पता था आज भी वे जरूर लड़ने लग जाएंगे कि कौन उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वे किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ऊपर से अगर वे गिफ्ट लेने को मना करेगी तो अगले साल तक वे उससे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और कंप्लेन करेंगे। वहीं देवेंद्र जी की बात सुनकर विशंबर जी हंसते हुए बोले, तुम मेरी प्यारी पोती को जेट और प्राइवेट कैसल देना चाहते हुए
मेरी पोती को इसकी क्या ज़रूरत है? उसके पास पहले से ही प्राइवेट जेट और प्राइवेट कैसल भी है। मुझे लगता है तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए चीज़ें भूलने लगे हैं। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी का मुंह काला पड़ गया। ये बूढ़ा हमेशा उनकी काम में टांग अड़ाता है। वे नाराजगी से बोले, तो क्या हुआ? अगर उसके पास पहले से एक और उसे दे दूंगा तो उसके पास ऑप्शन के तौर पर एक और रहेगा ना। उनकी बात सुनकर विशंबर जी अपना मुंह बना लिए। वहीं अविनाश जी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख खुशी से एंजॉय कर रहे थे। वहीं बाकी सबको ये सुनकर तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि ईशानी के पास पहले से खुद का प्राइवेट जेट और कैसल है, पर मेरा फैमिली तो हैरानी से आंखें बड़ी करके ईशानी को देखे जा रहे थे। सुकेत जी और आरती जी चारों भाइयों के मन में यही चल रहा था कि जब ईशानी के पास इतना पैसा है और वे इतनी पावरफुल है, जो एक प्राइवेट जेट और प्राइवेट कैसल को ऑन करती है, इसके पास एक प्राइवेट जेट अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी है, उसे भला उनकी छोटी सी शहर में क्या दिलचस्पी होगी। प्रिया को तो सुनकर जलन से बुरा हाल था। उसे लग रहा था जरूर मोक्ष ने ही ईशानी को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया होगा, वरना वे गंवार लड़की कैसे एक प्राइवेट जेट और कैसल अफोर्ड कर सकती है। वे चाहे कितनी भी इनकम कर ले, भले ही वे डॉक्टर ईशा है, फिर भी इतना सब कुछ ऑन नहीं कर सकती। ये सोचकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा और जलन हो रही थी। उसने एक नज़र मोक्ष को देखा, जो ईशानी के पास किसी किंग की तरह बैठा था। उसका चार्मिंग फेस, शार्प फीचर सबसे अलग बनता था। उसके इम्प्रेशन और ऑरा ऐसा था कि कोई भी उससे सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अब तो प्रिया और भी डिटरमाइंड हो गई थी। अब तो कुछ भी करके मोक्ष का दिल जीतना होगा। एक बार अगर उसने मोक्ष का दिल और ट्रस्ट जीत लिया तो वे ईशानी को मोक्ष के लाइफ से बाहर फेंक देगी। उसके बाद वे भी एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाएगी। सच में राहुल क्या और कोई भी लड़का मोक्ष के पैसों पावर में मात नहीं दे सकता। जरूर ईशानी की किस्मत बहुत अच्छी है जो वे मोक्ष को पसंद आ गई और अब लग्जरी लाइफ जी रही है, पर ज़्यादा दिन तक नहीं, वे जरूर उसे मोक्ष को छीन लेगी। कुछ देर बाद मोक्ष और राजवंश फैमिली निकल गए। उन्हें शाम को भी आना था क्योंकि रविकांत जी और प्रभा जी दोनों ने रिक्वेस्ट किया था और वे ईशानी के दादा दादी थे जिन्हें ईशानी बहुत मानती थी, तो वे उन्हें मना करके उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाले थे। तभी ईशानी को जैकी का कॉल आया तो उसने साइड में आकर कॉल आंसर किया तो उधर से जैकी की इम्पेशेंट और उदासी भरी आवाज़ आई, बस काम हो गया है। फिर बच्चों वाली थोड़ा नाराज़ आवाज़ में बोला, बस आपने मुझे काम से दिया, मैंने आपकी पूजा मिस कर दिया। तो उसके बच्चों वाली बात सुनकर ईशानी यूजुअली टोन में बोली, शाम को आ जाना। अपने बॉस की बात सुनकर जैकी खुश होकर बोला, बस क्या हम पार्टी करने वाले हैं? इस पर ईशानी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और रूड टोन में बोली, नकुल को फ़ोन दो। ईशानी की बात सुनकर जैकी का मुंह छोटा हो गया और वे अपने पास खड़े नकुल को घूर घूर कर देखने लगा। वहीं नकुल, जिसे अभी भी अपने बॉस की बात सुनाई दी थी, वे जैकी की गुस्से वाली नज़रों को इग्नोर करके जैकी के हाथ से फ़ोन ले लिया। तो जैकी गुस्से से पैर पटकते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और गुस्से से नकुल को घूर घूर कर देखने लगा, जैसे नकुल ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो। वहीं ईशानी ने नकुल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। नकुल भी ध्यान से सुनने लगा और फिर ईशानी ने जब फ़ोन कट किया तो जैकी ने जल्दी से आकर नकुल के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसे घूरते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आप सब जल्दी काम ख़त्म कर देते तो मैं भी आज बॉस के साथ उनके पूजा के में होता। इसके बाद सुनकर नकुल के मन कर रहा था अपना सिर पीट ले। उसने सुबह से ये बात जैकी के मुंह से कम 100 बार सुन चुका था। नकुल चिढ़ते हुए बोला, बस करो, कितना बार एक ही बात बोलोगे? तुम खुद ही थे जो वहाँ जाने की जिद कर रहे थे। मैंने तुम्हें नहीं बोला था हमारे साथ आने के लिए? उसकी बात सुनकर जैकी क्या बोले समझ नहीं आया। फिर अकड़ दिखाते हुए गुस्से से बोला, तो क्या हुआ? हम काम और भी जल्दी ख़त्म कर सकते थे, वे हमारे कब्ज़े में ही तो था। तुम लोगों की वजह से ही आने में देर हो गई। तुम लोगों को ही तो उसे पागल के साथ लुक्का छुपी खेलना था ना। इतना कहकर वे फिर से सोफे पर बैठ गए। नकुल, जो उसकी ये बचकानी हरकतें और आदत
से उसको आदत हो गई थी, इसीलिए वह अपना सिर झटक कर अंदर चला गया। वहीं उन दोनों का ये झगड़ा बाकी वहीं खड़े बॉडीगार्ड्स देखकर हंस रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बोला, जैकी सर, क्या हम भी आज आपके साथ आ सकते हैं? वे हम सबको भी मैम को विश करना था। उनकी बात सुनकर जैकी की आंखों में चमक आ गई। वे खुशी होते हुए बोला, यह बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज प्लान करते हैं बॉस के लिए। इतना कहकर वे सब एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और प्लान करने लगे। वहीं नकुल जो अंदर चला गया था, पर वे हॉल में कुछ डॉक्यूमेंट भूल गया था। जैसे वो हॉल में उसे लेने आया, हॉल की नज़ारा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। जैकी बीच में बैठा था और उसके चारों ओर बॉडीगार्ड घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे जैकी स्टोरी सुना रहा हो और वे सब सुन रहे हों। ये क्या हो रहा है? ऐसे तुम सब नीचे क्यों बैठे हुए हो? नकुल ने कंफ्यूजन से पूछा। तो एक बॉडीगार्ड बोला, सर हम मैम को बर्थडे सरप्राइज देने का प्लान बना रहे हैं। जैकी सर हमें आइडिया दे रहे हैं। ये बात सुनकर नकुल अपना सिर ही पीट लिया और मन ही मन बोला, हे भगवान, कुछ ही दिनों में इस पिद्दी जैकी ने गार्ड को भी अपने जैसा बना लिया है। उसने अपना सिर झटका और डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से अंदर चला गया। उसे इनकी तरह जैकी की बातों से पागल नहीं बनना था। वहीं मेरा मेंशन में सब बैठे हुए थे। तभी अविनाश जी और निखिल जी दोनों का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ। दोनों ने फ़ोन उठा लिया। निखिल जी थोड़ा दूर जाकर कॉल रिसीव किया तो उधर से उनके असिस्टेंट ने जो कहा उसे सुनकर निखिल जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं अविनाश जी का भी सेम हाल था। उन्हें भी उनके असिस्टेंट की तरफ से कॉल आया था। निखिल जी जब हॉल में आए तो अविनाश जी और निखिल जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ईशानी की तरफ देखने लगे। वहीं बाकी सब कंफ्यूज से दोनों देख रहे थे। तभी वेद फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसने भी ईशानी की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। तभी विशंबर जी, देवेंद्र जी एक साथ बोले, क्या हुआ? तुम तीनों मेरी प्यारी पोती को ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी बात सुनकर बाकी सभी उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगे। तभी वेद बोला, आप न्यूज़ देखिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ। उसकी बात सुनकर किसी को कुछ समझ आया। वहीं ईशानी का सिर दुखने लगा। उसे नहीं लगा था कि ये बात इतनी जल्दी न्यूज़ में आ जाएगी। ऊपर से वे सब इस वक्त मेहरा मेंशन में थे, इसीलिए वे नहीं चाहती थी कि ये सब अभी किसी को पता चले। वहीं वेद की बात सुनकर मेहरा फैमिली को भी कुछ समझ नहीं आया तो रिहान ने टीवी पर न्यूज़ चैनल ऑन कर दिया। तो न्यूज़ में बस ब्रिजेश माथुर की मौत की न्यूज़ दिखा रहा था। किसी को पता नहीं था कि ये सब किसने किया, पर 2 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये सब देखकर सब हैरान थे, क्योंकि माथुर फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा नाम था। वहीं तीनों फैमिली अच्छी तरह जानते थे कि माथुर फैमिली सहगल फैमिली की कितनी बड़ी दुश्मन है। उन्हें ये भी पता था कि कुछ दिन पहले ब्रिजेश माथुर और उसके बेटे अमित माथुर ने ही निखिल जी पर जानलेवा हमला करवाया था, जिससे निखिल जी मरते मरते बचे थे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रोटेक्शन के लिए ईशानी के हिडन गार्ड्स उनके पीछे थे, वरना निखिल जी के जान भी जा सकती थी। अब सबको समझ आ गया कि निखिल जी, अविनाश जी और वे तीनों ईशानी को ऐसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि जरूर ये सब ईशानी का ही काम होगा। ईशानी ने ही ब्रिजेश माथुर को मौत के घाट उतारा है। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।